पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। दरअसल विजय संकल्प यात्रा को संबोधित करेंगे अमित शाह। कार्यकर्ता सम्मेलन को भी शाह संबोधित करेंगे। इसके अलावा CFSL लैब का उद्घाटन भी करेंगे। पैतृक घर का भी दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो बता दें कि बंगाल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और इस दौरान पैतृक घर का दौरा करेंगे, साथ ही साथ CFSL का उद्घाटन भी करेंगे। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। विजय संकल्प यात्रा को संबोधित भी करेंगे, साथ ही साथ CFSL लैब का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए भी नजर आ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ललित जी, पश्चिम बंगाल के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह और इस दौरान न सिर्फ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जीत का मंत्र देंगे, बल्कि सौगात भी बड़ी देते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आज पश्चिम बंगाल जा रहे पश्चिम बंगाल में है गृह मंत्री अमित शाह और वहाँ उनके कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। आज का जो उनका दौरा है उसमें कई जगह पर उनको जाना है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वहाँ पर एक CFSL लैब बनाई गई है, सेंट्रल फॉरेंसिक लैब बनाई गई है, उसका जो है आज वो उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त वो विवेकानंद जो हैं, स्वामी विवेकानंद, उनके पैतृक आवास पर भी जाने वाले हैं। एक कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है, उसमें भी जाने वाले हैं। इस कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों को लेकर गृह मंत्री जो है समीक्षा कर सकते हैं और वहाँ पर जो अगले साल चुनाव होने हैं उनको लेकर तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। साथ ही इसके अतिरिक्त उनके कई और कार्यक्रमों को भी संबोधित करने का आज का कार्यक्रम है और तकरीबन सुबह 10 बजे से शुरू होकर ये कार्यक्रम उनके शाम को 5 बजे तक चलने हैं। तो आज बंगाल में वो कई जगहों पर रैलियों को भी संबोधित करेंगे, कार्यकर्ता सम्मेलनों को भी भाग लेंगे और साथ ही स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास का भी दौरा करने वाले हैं। जी बिल्कुल ललित जी, हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए थे पश्चिम बंगाल। उन्होंने भी जनता को संबोधित किया, साथ ही साथ TMC पर ममता बनर्जी पर जमकर कटाक्ष करते हुए नजर आए। एक बार फिर से कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी PM मोदी की तरफ से दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र अमित शाह भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही कहा कि बंगाल में जो चुनाव होने हैं, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरी ताकत वहां पर झोंकी थी और उसके बाद वो एक तरह से विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी और इस बार पार्टी जो है, जो कमियां पिछली बार रह गई थी उनकी समीक्षा करते हुए इस बार उन कमियों को रिपीट नहीं करना चाहती है और पार्टी की कोशिश ये है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव जीता जाए और जिस तरीके से पार्टी के जो एजेंडे हैं उनको वहां पर लागू किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर के आज का जो पूरा कार्यक्रम है गृह मंत्री का, उसमें कई तरह के कार्यक्रम हैं। कुछ सरकारी कार्यक्रम भी हैं और कुछ पार्टी के कार्यक्रम भी हैं। विजय संकल्प यात्रा इन दिनों हो रही है वहाँ पर, तो उसमें भी आज वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन है, इस कार्यकर्ता सम्मेलन को उन्हीं चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबसे अहम बात यह है कि बंगाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी तैयारियां कर रही है। इसी कड़ी में हमने देखा था कि कुछ समय पहले PM भी वहां गए थे और अब गृह मंत्री वहां पर हैं। जी बिल्कुल ललित जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में पहुंचे थे और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं, निश्चित रूप से बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं पश्चिम बंगाल को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि लंबे समय से न सिर्फ ये चुनाव बल्कि इससे पहले भी जो चुनाव विधानसभा के पश्चिम बंगाल में आयोजित हुए उसमें भी बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तमाम चुनावी तैयारियों के तहत पश्चिम बंगाल फतेह करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तैयारियों में जरूर देखने को मिली। इस बार ऐसी कौन सी तैयारियां अमल में लाई जा रही, किस स्ट्रेटेजी के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है? क्या कुछ बीजेपी का एजेंडा पश्चिम बंगाल को फतेह करने का? देखिए, अगर थोड़ा सा नज़र डालें तो पार्टी की जो रणनीति है वो इस बार पार्टी हमेशा से ही वहाँ पर हिंदू वोट बैंक को लेकर जो है काफ़ी सक्रिय रही है और लगातार पार्टी इस बात को मांग उठाती रही है कि वहाँ पर हिंदुओं के हितों के साथ अनदेखी होती रही है। और इस बात को प्रगति हम सभी जानते हैं कि अब वो रामनवमी की बात हो, हनुमान जयंती की बात हो या फिर कोई भी ऐसा अवसर हो, वहाँ पर हमने देखा है कि अक्सर तनाव होता हुआ नज़र आता है। और वही बात यह है कि पार्टी जो है इन विषयों को लेकर काफ़ी गंभीरता से नज़र आती है कि आखिरकार जो एक मेजॉरिटी आबादी है उसको उसके अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं।
तो पार्टी की कोशिश ये है कि वो अपनी इस लाइन को आगे बढ़ाए। और जिस तरीके से हमने देखा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 में से 18 सीटें जीतने में कामयाब रही थी पार्टी, और इसी तरह से जो है 2021 के विधानसभा चुनाव में जो है 3 सीटों पर थी उस वक्त पहले, अब वो 77 सीटों पर पहुंच गई थी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पार्टी का परफॉर्मेंस लगातार लेवल जो है वो बेहतर हुआ है। अब कोशिश कर रही है पार्टी की इसको 77 से और आगे बढ़ाया जाए और बहुमत के आंकड़े को पार किया जाए और बंगाल में सरकार बनाई जाए। बंगाल में सरकार बनाने को लेकर पार्टी का लक्ष्य जो है भारत की सीमाओं से लगते, यानी बांग्लादेश में जो बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ होती है उसको भी पार्टी एक बड़ा मुद्दा बनाती रही है। तो कुल मिलाकर कई सारी चीज़ें हैं। अब उन सारे मुद्दों को लेकर देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से राजनीति आगे बढ़ती है और भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर ममता सरकार को घेरती है। बिल्कुल ललित जी, इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, जनता को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान टीएमसी की सरकार पर ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए बांग्ला घुसपैठियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी नजर जरूर आए थे। उनका साफ तौर पर कहना कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को ममता बनर्जी की वजह से ही पनाह मिल रही है, जो वो बंगाल के रास्ते देश में प्रवेश कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों में अपनी जगह बना रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के कार्रवाई लगातार जारी है, ममता बनर्जी इस पर भी हमलावर हो चुकी हैं सरकार पर। इसके अलावा अगर हम सर्वदलीय डेलीगेशन का जिक्र करें, उस दौरान भी ममता बनर्जी ने दूरी बनाई थी। तो क्या अब ममता बनर्जी कामयाब हो पाएंगी बीजेपी को घेरने में? क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष, चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे ममता बनर्जी की बात करें, दोनों एक दूसरे पर हमलावर होते हुए जरूर नजर आ रहा है। बीजेपी का मुद्दा यह है, बीजेपी का मोटिव यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता को साथ पाएं, लेकिन ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती कि इतनी लंबी सत्ता को बरकरार रखना, बचाए रखना। बिल्कुल आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती ये है कि उसको सत्ता में आना है, जबकि ममता बनर्जी सरकार की सामने लक्ष्य ये है कि वो एक बार फिर से जो है अपनी सत्ता को बचाना चाहती है। लेकिन इस बीच अगर हम देखें तो जब से पहलगाम की घटना हुई और पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके का रवैया ममता सरकार का रहा, वो भी अपने आप में एक भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक अवसर देने वाली जैसी बात है। ममता बनर्जी ने जहां एक और सर्वदलीय डेलीगेशन से अपने लोगों का नाम वापस ले लिया, वहीं दूसरी ओर उससे पहले ऑपरेशन को लेकर भी उनकी पार्टी की ओर से कई तरह के बयान दिए गए। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके की बात की गई, जिस तरीके का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रवैया देखने को मिला, उसको भारतीय जनता पार्टी मानती है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का रवैया वो उन्होंने दिखाया था वो एक तरह से राष्ट्र विरोधी चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब जिस बात को सभी लोगों ने स्वीकार किया है उसे उनकी पार्टी को भी स्वीकार करना चाहिए था। तो खैर कुल मिलाकर के अगर अब देखा जाए तो 2026 में चुनाव होना है और 2026 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी वहां पर तैयारियां अपनी पूरी रखना चाहती है। बिल्कुल ललित जी, लेकिन इस बीच सवाल ये भी निकल रहा है कि जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले का हम जिक्र कर रहे हैं, उसके तहत ऑपरेशन सिंदूर अमल में लाया गया और उसी के तहत सर्वदलीय डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंच रहा है और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर रहा है। जिस तरह से ममता सरकार ने सर्वदलीय डेलीगेशन से ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई इस कार्रवाई से या पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने वाली कार्रवाई से दूरी बनाई, अपने सांसदों को पीछे किया, अपने नेताओं को पीछे किया, क्या इसका कुछ खामियाजा उनको बंगाल में देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर हम पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र कर रहे हैं तो इस बात को नहीं भुलाया जा सकता कि पूरे देश भर में उबाल था। हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति, देश का हर एक सिटीजन इस बात की मांग कर रहा था कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, बर्बरतापूर्ण जो लोगों को निशाना बनाया गया, उसकी कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, उसका बदला लिया जाए। और अब आखिरकार जब सरकार ने बदला लिया तो सारे विपक्षी दल एक हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या अन्य विपक्षी दलों की बात हो, सभी विपक्षी दल सरकार के समर्थन में हैं और इसी की बानगी कि सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया गया। लेकिन बावजूद इसके ममता सरकार ने इससे दूरी बनाई। क्या पश्चिम बंगाल की जनता इसका खामियाजा सरकार को भुगतवाएगी? मैं इसी सवाल का जवाब आपको दे रहा था, आपने बीच में अपनी बात रख ली यहाँ पर जी। दरअसल सवाल यही था कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूरा मामला हुआ, उस पूरे मामले को लेकर राजनीति लगातार हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हो रही है और भारतीय जनता पार्टी उसी राजनीति को लेकर अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में
विपक्षी दलों को घेर रही है। कांग्रेस पार्टी पर जहां पार्टी अलग तरीके से निशाना साध रही है, कांग्रेस पार्टी ने हालांकि अपने डेलीगेशन को भेजा तो सही, लेकिन सवाल जरूर खड़ा किया कि हमने जिन लोगों के नाम दिए थे आपने उन लोगों को सेलेक्ट नहीं किया। इसी तरह से ममता बनर्जी ने भी सवाल ये किया और उन्होंने अपने लोगों को वापस बुला लिया। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये भी एक अपने आप में चुनाव का मुद्दा बनने वाला है। और निश्चित तौर पर आप ये मानकर चलिए कि जिस तरीके से 2026 में विधानसभा का चुनाव होगा उसकी तैयारियां बीजेपी तो हमेशा से ही अपनी तैयारी ऑन रखती है, लेकिन ये मुद्दे भी इस बार विधानसभा चुनाव में होते हुए विधानसभा चुनाव में इस बार हमको दिखाई देंगे। और वही हमको दिखाई देगा कि अब देखना ये होगा कि ममता बनर्जी सरकार इनका क्या जवाब देती है, टीएमसी इन सारे मामलों का क्या जवाब देती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी।